जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट 11वां है दोस्तों। कौन सा? आज प्रैक्टिस सेट 11वां है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट दोस्तों अब निश्चित हो रही है। मई में एग्जाम स्टार्ट है CBT 1 यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए, है ना। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। बाकी फिर आप एग्जाम की डेट का वेट करोगे तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि एग्जाम डेट आएगी तब हमारा सिर्फ रिवीजन रहेगा, है ना। तो अच्छे से रिवीजन करो डेली। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। बताइए दोस्तों, ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध है दोस्तों। किसका है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्न में से किस राज्य से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसका इंग्लिश में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट, क्लास को पूरा वॉच करना दोस्तों। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे गए टीसीएस ने, वो क्वेश्चन भी टाइप किए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप अगर एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और एग्जाम भी करवाने वाली कौन सी कंपनी? टीसीएस है। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल में जिस मतलब जैसा लेवल रखा है, मैं उसी मतलब वो क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो नृत्य आएगा वो यक्षगान है दोस्तों। ये कहाँ का फेमस है? कर्नाटक का दोस्तों। कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का फेमस है? कर्नाटक का। और यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, सिद्धरामैया। ठीक है, और छपेली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइएगा कमेंट करके आप लोग। ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ पर टिक करेंगे, यक्षगान दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग। ये प्रश्न बताइए, निम्न में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइए दोस्तों। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य जो नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिबांग कहा जाता है, दिहांग या दिबांग कहा जाता है ना। हमारे भारत में असम स्टेट में जाकर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब ये दोस्तों गंगा और जमुना का जब सुंदरवन का डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में उधर जाके, तो वहां पे गंगा को तो पद्मा कहते हैं और इसको जमुना कहते हैं। इसकी जो संयुक्त धारा होती है वो मेघना कहलाई जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? यांग्याप दर्रा दोस्तों। क्या टिक करेंगे? यांग्याप दर्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी से किस नदी का उद्गम होता है? तो आंसर आएगा रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुष्णी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना दोस्तों। तो यांग्याप पास इज अ इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये जो दर्रे वाला टॉपिक होता है ना, पास वाला टॉपिक, वो भी अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली। ठीक है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कह रहा है, अभिधम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं दोस्तों? दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा आप लोग, यहां पर लिखा होगा, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अभिधम पिटक? ठीक है साथियों, मैं अभिधम पिटक की बात करूं दोस्तों, तो अभिधम पिटक दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये उन्हीं में से है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभिधम पिटक का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ऐसे मतलब पूछ लिया जाएगा। तो आपको टिक करना है बौद्ध धर्म। और इसमें कुल 7 पुस्तकें दोस्तों। कितनी है? 7 पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। मूल संविधान, इधर तो आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है और इधर वर्तमान इन प्रेजेंट में। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, लेकिन इन प्रेजेंट कितने? 25 भाग है। ठीक है, मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी। कितनी? 14 लैंग्वेज थी, लेकिन इन प्रेजेंट वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी थी, है ना, आप सभी को पता होगा। 21वां संशोधन, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा? 71वां संशोधन हुआ था, है ना। 3 और भाषा जोड़ी की थी, है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद दोस्तों और 92वां संशोधन और हो जाता है दोस्तों। फिर 4 भाषा और जोड़ी जाती है ना, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये सारी भाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद ध्यान रखना, पहले कितने थे? 395, अब 489 अबव है। ठीक है, और अनुसूची शेड्यूल कितनी थी? पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी और 22 अभी कितनी है? 22 अनुसूचियां दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, मतलब जो 1838 नेशनल गेम्स हुए ना 2025 में, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आना आपके एग्जाम में फिक्स है। ये पहले तो आप ध्यान रखें, कौन सा संस्करण था? 38वां संस्करण था। समय क्या था दोस्तों? कब मतलब किस तारीख से हुआ था? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ठीक है, कहां पर हुआ था? उत्तराखंड के औली में दोस्तों। ठीक है, 32 खेल
और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम थे इसमें, ठीक है। शुभंकर क्या था, मौली, ये उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है मौली शब्द, ठीक है। थीम क्या थी, संकल्प से शिखर तक, क्या थी थीम, क्या थी स्टूडेंट्स, संकल्प से शिखर तक। और आप देख सकते हैं इस आयोजन में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। इस आयोजन में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस आयोजन में क्वेश्चन कह रहा है, इस आयोजन में 1000 से अधिक एथलेटिक्स अधिकारी और कोच शामिल हुए थे दोस्तों। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, योग और मल्लखंभ को पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और आप इसकी थीम देख सकते हैं, हरित खेल थी, इसकी थीम क्या थी, हरित खेल। उत्तराखंड ने 103 पदक जीते हैं जो शीत 7 राज्यों में शामिल हुए हैं दोस्तों, ठीक है। 39, अब जो 39 खेल खेलेंगे उसकी जो मेजबानी कौन करेगा, मेघालय करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी उत्तराखंड ने करी थी, अब मेघालय करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको आंसर बता चुका था, 7 पुस्तकें थी, ठीक है। ये प्रश्न बताएंगे, महान भारतीय मरुस्थल को डैश के नाम से जाना जाता है। भारत में जो मरुस्थल है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये थार का मरुस्थल कहते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ क्या भारत में क्या थार का मरुस्थल है दोस्तों, है ना। तो यहां पर टिक करेंगे द थार डेजर्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंगा नदी बांध कहां पर स्थित है, दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल कौन है दोस्तों, ओम प्रकाश माथुर हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन है, ओम प्रकाश माथुर दोस्तों, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, रंगानाथ बांध। तो ये बांध दोस्तों कहां पर स्थित है बताइए, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। उरी बांध परियोजना ये कहां पर स्थित है, उरी बांध आपको झेलम नदी पर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसका आंसर टिक कर लो, इंग्लिश में भी अरुणाचल प्रदेश आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है दोस्तों। गंगा का जो मैदान है वो किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ, क्वेश्चन ये आपको एक्चुअली कहने का मतलब कह रहा है ना। इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, यहां से रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहां से मतलब पढ़ लीजिए इंग्लिश में भी। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना अभी से पड़ेगा, एग्जाम की डेट का वेट मत करो, एग्जाम तो हो ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम होने से, ठीक है। पर पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर सिलेक्शन लेना है। देखो इसका नाम आएगा घग्गर नदी दोस्तों। घग्गर नदी की बात करूं तो इस पर कौन सी सभ्यता विकसित है दोस्तों, तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ना, वीरों की भूमि राजस्थान है ना, कालीबंगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता देखने को यहाँ पे मिलती है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद चूड़ियां, सॉरी सफेद चूड़िया तो उसका धोलावीरा का, काली चूड़िया है ना सभ्यता, ठीक है। ये हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किस नदी के तट पर विकसित है, तो घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नर्मदा तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में जाती है दोस्तों, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। सोन नदी का भी नदी मैं आपको बता चुका हूँ, नर्मदा से ही अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका भी आप आंसर टिक करेंगे, घग्गर रिवर दोस्तों, ठीक है। घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मजा आ जाएगा, एक बार कमेंट कर देंगे। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, देखो अभी मैंने बताया था नर्मदा बनाती है, ठीक है। नर्मदा पर कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात स्थित है दोस्तों, एग्जाम में ही पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एमपी की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को दोस्तों, है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो तापी नदी पर दोस्तों गुजरात का सूरत शहर स्थित है दोस्तों, सूरत शहर, गुजरात का सूरत शहर। देखो नदियों के किनारे बसे हुए शहर अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, और मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दूध सागर जलप्रपात, टिक कर लो, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। जब आप वाटरफॉल पढ़ोगे ना तब वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, महानदी आएगा दोस्तों। महानदी एस्चुरी नहीं डेल्टा बनाती है दोस्तों, ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वही है, वो यही आएगा, महानदी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सियामा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले इसका आंसर टिक कर लो इंग्लिश में, महानदी, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ना है। पाउल कट डैश राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों, किन राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आप इंग्लिश में पढ़िए
और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। देखो कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोगों को तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। साथियों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर करना इस क्लास को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे मिजोरम, गोवा, केरल या मेघालय। इसका जो आंसर आएगा गुरुजी मिजोरम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? मिजोरम आएगा, आप सभी को पता। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब मुझे ये बताइए, गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कब चलाया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि गोवा में पुर्तगालियों से दोस्तों पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन और कब चलाया था, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या टिक करोगे? मिजोरम टिक करोगे आप लोग। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आप लोग पढ़िए उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात या त्रिपुरा। तब तक आप इंग्लिश में पढ़िए और आंसर करिए। बताएंगे स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर जो आंसर आएगा, खर्ची पूजा की बात हो रही है त्रिपुरा। गुजी त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है ना कि बांग्लादेश से तीनों ओर से कौन सा मतलब भारत का राज्य घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा दोस्तों। से तीनों ओर से घिरा हुआ है ना, और दोस्त तीनों ओर से। और दोस्तों बांग्लादेश हमारे भारत से कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। सबसे छोटी सीमा लगाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बाउंड्री शेयर करता है अपने इंडिया से, ठीक है। और जो मतलब कि जो बांग्लादेश है हाईएस्ट बाउंड्री सीमा करता है दोस्तों, है ना, मतलब सबसे लंबी बाउंड्री 40 छियानवे की है ना, 4096 किलोमीटर की अपनी इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है। कौन? बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मुझे कमेंट करिए कि गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप टिक करेंगे त्रिपुरा। तब तक अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के तस्करी एवं बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक का ट्रीटमेंट करते रहेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आर्टिकल 24 को पकड़ते हैं। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है 14 साल की उम्र से 14 साल के की कम उम्र वाले बच्चों को न तो बड़े बड़े कारखानों में काम करने की आवश्यकता है, ना ही किसी के घर में काम करने की आवश्यकता है ना। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ना 14 साल, ठीक है। तो चलिए ओरली बता देता हूँ, लिखो क्या, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े फैक्ट्री और घरों में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है गुरुजी? आर्टिकल 23 क्या कहता है? एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करके। आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 22 ये कहता है गुरुजी कि गिरफ्तारी से संबंधित है ना, गिरफ्तारी से संबंधित आर्टिकल कौन सा? सी वाला, 22 वाला, है ना। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब किसमें? आर्टिकल 21 के अंदर है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि बाल श्रम पर रोक, ये चीज मैं लिख देता हूं, बाल श्रम पर रोक ना, क्वेश्चन में वही पूछा है, या तो मानव तस्करी कह लो, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, या फिर मानव तस्करी कह लो, या फिर रोक, बाल श्रम पे रोक कर लो, ठीक है, बाल श्रम पर रोक। तो ये सारे ही आर्टिकल्स आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है। तो यहां पर भी आप लोग आंसर टिक करेंगे आर्टिकल 23, है ना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट दिस ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो लिसन केयरफुली एंड गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यह आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहां पर वीडियो को पॉज करिए और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक एक आर्टिकल का ट्रीटमेंट करते हैं। आर्टिकल 85 क्या कहता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट्स को बताना है आर्टिकल 85 क्या कहता है, बताइए। देखो आपको बोला है संसद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 में दे रखे हैं दोस्तों। 79 में क्या? संसद का गठन है दोस्तों। क्या है? संसद का गठन, संसद का गठन। आर्टिकल 81 में क्या है दोस्तों? लोकसभा का गठन। क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर टिक करेंगे लोकसभा का गठन। क्या टिक करेंगे? लोकसभा गठन, ठीक है। आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 क्या कहता है? राज्यसभा का गठन। देखो तीनों का गठन मैंने सोचा साथ में ही करा देता हूं, है ना। तो टिक करिए राज्यसभा, राज्यसभा गठन, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी, अगला प्रश्न, ठीक है।
दोस्तों मुझे लग रहा है 85 आर्टिकल होगा, है ना, 87 नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ पे, हाँ ये वाला गलत हुआ है मेरे से, हाँ ये वाला गलत हुआ है, 87 नहीं होगा। एक बार देखिएगा आप लोग, क्या इसका आंसर यही ना, 85 ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा उस आंसर टिक कर लो इंग्लिश में भी, यहाँ पर भी ऑप्शन ए टिक करेंगे आप लोग। चलिए ये बताइए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? बताइए आप लोग कमेंट करके। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो यार, इंग्लिश वर्जन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ, आप पढ़िए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो 1991 होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे आंसर टिक करेंगे 1991, क्या टिक करेंगे 1991, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट मतलब कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। डेफिनेटली एग्जाम में पूछ जाएंगे, ये वो नाम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप इतने याद कर लो। कहने को तो भरतनाट्यम में और भी है नाम, है ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड नाम लेके आऊँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये नाम अच्छे से रटो, कई बार एनटीपीसी में पूछा गया, अलारमेल वल्ली का संबंध किस मतलब कि शास्त्र नृत्य से है दोस्तों, ऐसे कई बार पूछा गया दोस्तों। और इसमें से वैजंती माला अच्छे से रटो, स्वप्न चौधरी भी अच्छे से रटो, बहुत पूछा जाता है, रुक्मणी देवी पूछ लो, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये यामिनी कृष्ण मूर्ति, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह, ये वो नाम है जो टीसीएस कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य बताता हूँ, फोक डांस पूछ लेता हूँ, तो एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कौन सा, ये वाला, लक्षद्वीप के लावा, परिचकली और कोलकाली, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रटना है। तेलंगाना का माथुरी, लंबाड़ी और ढीमसा, ये 2-3 नृत्य अच्छे से रटना है। वहीं लद्दाख की बात करें तो शोडोल, शोन और जबरो, ये भी अच्छे से याद करना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंभीरा नृत्य, काठी नृत्य, लाठी नृत्य, संथाल नृत्य, छऊ नृत्य, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इन्हीं में से पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। और भी स्टेट है उनके भी पूछे गए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना दोस्तों। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी। सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी उनके थ्रू मतलब कि नेशनलाइजेशन किस वर्ष में हुआ था, क्वेश्चन ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो आप सभी को मैं आरबीआई का नेशनलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1949 में दोस्तों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आप सभी को पता होगा 1949 मैंने पढ़ाया था दोस्तों। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उससे पहले ये क्या था दोस्तों, निजी बैंक था, यानी प्राइवेट बैंक था। अब जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1949 में, तब ये पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक कहा जाने लगा दोस्तों, ठीक है। इसके एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर क्या थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं। अगर आपको आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ ले तो आपको क्या टिक करना है दोस्तों, तो आपको टिक करना है ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरे पूछ ले तो जेम्स टेलर। तीसरे हमारे भारत के वेरी इंपॉर्टेंट है सीडी देशमुख। 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास, जिनकी जगह आप किसने लिए, वर्तमान 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो इनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था बैंकों का, ठीक है। तो यहां पर टिक करेंगे स्टूडेंट 1969, ठीक है। अब ये प्रश्न बताएंगे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता था, बताइए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता था, तीर्थ, श्वेतांबर, अपरिग्रह और विषाधीश, बताइए दोस्तों। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये श्वेतांबर और दिगंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। जैन धर्म में, है ना, 2 पार्ट्स में बढ़ गया था जैन धर्म में। उसी तरह से जिस तरह से चतुर्थ बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में बांट दिया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना। देखो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हिस्ट्री में ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है किसी भी मतलब कीमत पर दोस्तों, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये ध्यान रखना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका इंग्लिश भी मैं दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया, तो इनको कहा, देखो एनटीपीसी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, विषाधीश कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन पूछे ये तो आपको यही टिक करना है, विषाधीश कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को, क्या कहा जाता है, विषाधीश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज क्या थोड़ी तबियत खराब थी तो इसलिए मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाई दोस्तों, आज ज्यादा लॉन्ग बन नहीं रही दोस्तों, है ना। तो जितनी बन सकी मैंने आप लोगों के लिए मतलब करवाई दोस्तों, है ना। अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, रिवीजन आपका हुआ हो अच्छा सा, तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट्स दोस्तों। आपके लाइक और शेयर करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन फील होता है दोस्तों, है ना। अब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अब आप क्लास को ही नहीं देख रहे हैं,
क्वेश्चंस के कमेंट ही नहीं करे तो मतलब हमें मतलब थोड़ा वो डिमोटिवेट सा लगता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, डेली क्लास को वॉच करिए। देखो आपके एग्जाम का कंटेंट ही पढ़ाया जा रहा है, कोई वैसा नहीं है ना। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, है ना। यकीन मान लिया, अगर पेशेंस बनाए रखेंगे ना तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, है ना। अब किसी भी टीचर की वीडियो देख रहे हो आप लोग, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन देख के लीव कर दे, तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों। किसी की भी वीडियो को पूरा वॉच करो दोस्तों, आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों, है ना। क्योंकि यूट्यूब सबसे पहले प्रीफर आपको ही नोटिफिकेशन करेगा जब मैं नई क्लास अपलोड करूंगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन के लिए दोस्तों, तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो साथियों मैं बता देता हूँ, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कहाँ पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक उठाइए और पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए, बस आप लोग डेली रिवीजन किया करें दोस्तों। बस आप लोग का सिलेक्शन हमारी खुशी है दोस्तों, सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। तो आप लोग मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करिए दोस्तों, है ना। अपनी पिता की फिक्र को फख्र में बदलिए दोस्तों, ठीक है। तो कल हम साथियों, देखो हमारा टाइम यही रहता है, 8 PM पर हम आपको डेली रिवीजन करवाते हैं दोस्तों, है ना। एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, डेली रिवीजन कराते हैं दोस्तों। जब हम आपके लिए एक दिन नहीं छोड़ सकते तो आप डेली क्लास देखना कैसे छोड़ सकते हो, है ना। सिलेक्शन आपको लेना, हमें तो नहीं लेना है। बस हम आपको वो रास्ता बताएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन ले जाने में। बस आप लोग डेली रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। आज तो प्रैक्टिस सेट 11 था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।